वेलकम बैक टू विव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे MBA फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 टॉपिक 1 लीजिंग। लीजिंग मतलब पट्टा, पट्टा मतलब किराया। ठीक, आइए इसको समझ लेते हैं कैसे एक कंपनी किराए पर किसी चीज़ को लेती है और उसको कैसे रिटर्न करती है, क्या इसकी क्राइटेरिया होती है, आज हम देख लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं लीजिंग का अर्थ। लीजिंग एक अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें संपत्ति का मालिक किसी दूसरे व्यक्ति को एक तय समय के लिए संपत्ति का उपयोग का अधिकार देता है, बदले में उपयोगकर्ता नियमित रूप से किराया देता है। नियमित रूप से क्या देता है? किराया। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको लग रही है एक बड़ी मशीन। ठीक, आपको लग रही है एक बड़ी मशीन और ये मशीन है 5 करोड़ की, और आपके पास अभी करंट में इतने पैसे हैं नहीं, तो आप क्या करेंगे? इस मशीन का जो मालिक होगा, इस मशीन का जो मालिक होगा उससे आप क्या करेंगे? लीज पर, रेंट पर लेंगे, या यूं कहें लीज पर लेना या फिर रेंट पर लेना, इसी को ही हम क्या कहते हैं? लीजिंग कहते हैं। और उसका महीने महीने आपको किराया देना होता है। ठीक, ये होता है लीज। आगे चलते हैं। लीजिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीजिंग, जिसमें पहला है परिचालन पट्टा, ऑपरेटिंग लीज। यह एक अल्पकालीन लीज होती है जिसे छोटी सूचना पर कैंसिल किया जा सकता है। संपत्ति के रखरखाव, मेंटेनेंस और बीमा जिम्मेदारी पट्टादाता असली मालिक की होती है। मान लो ये एक व्यक्ति है, ठीक, ये कौन है? ऑनर। ये कौन है? ऑनर। ठीक, और मान लीजिए आपको कोई MBA का प्रोजेक्ट करना है जिसके लिए आपको 50 कंप्यूटर की ज़रूरत है। ये जो ऑनर है वो 50 कंप्यूटर का मालिक है। ठीक, 50 कंप्यूटर का मालिक है। आपको MBA प्रोजेक्ट करने के लिए 50 कंप्यूटरों की ज़रूरत है, कम से कम 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स, कम से कम 6 महीने के लिए आपको इसकी ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे? 6 महीने के लिए इस ऑनर से 50 कंप्यूटर किराए पर लेंगे। ठीक, और इसके रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी किसकी रहती है? ऑनर की रहती है। जिसने रेंट पर लिया उसकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग लीज। अब देख लेते हैं वित्तीय पट्टा, फाइनेंशियल लीज। यह एक दीर्घकालीन पट्टा है जिसे बीच में रद्द नहीं किया जा सकता। इसमें संपत्ति के रखरखाव और बीमा का खर्चा पट्टाधारी उपयोगकर्ता को ही उठाना पड़ता है। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक, और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप इस नई मशीन को खरीद सकें। आप इस नई मशीन को खरीद सकें, और या तो आप इकट्ठा पैसा नहीं लगाना चाहते। मान लो ये 5 करोड़ का है, ठीक है, और आपको कितने साल के लिए लीज पर चाहिए? 7 ईयर्स। 7 ईयर्स के लिए चाहिए लीज पर। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या लिया जाता है? फाइनेंशियल लीज लिया जाता है, और इस मशीन का पूरा रख रखाव, बीमा पट्टाधारी उपयोगकर्ता, मतलब इस मशीन को जो यूज़ कर रहा है, जो बिजनेस में लीज में लिया है, ये उसके लिए होता है। ठीक है, फाइनेंशियल लीज। और इसको पूरा रख रखाव, उसका बीमा, उसका मेंटेनेंस सब उसी को करना पड़ता है जो उस मशीन का यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये होता है फाइनेंशियल लीज। आगे देख लेते हैं वित्तीय पट्टे के अन्य स्वरूप। इसमें पहला है बिक्री तथा प्रतिपट्टा, सेल एंड लीज बैक। फर्म अपनी ही संपत्ति बेचकर तुरंत उसे वापस लीज पर ले लेती है ताकि नकद प्राप्त हो सके। मान लो एक कंपनी है, ठीक,
एक कंपनी है, अचानक इसको कैश की ज़रूरत पड़ गई, अचानक इसको कैश की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। ये दूसरा व्यक्ति है, ठीक, ये कौन है, ये है परचेज करने वाला, ठीक है। मान लो इस कंपनी को अचानक कैश की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये अपनी ही बिल्डिंग को क्या कर देता है, इस व्यक्ति को सेल कर देता है। सेल करने से इस कंपनी को क्या मिल जाता है, तुरंत कैश मिल जाता है, ठीक। अब कैश मिल जाता है तो अब इस बिल्डिंग पर काम करना है बिना काम रोके, तो इस व्यक्ति से वापस इस कंपनी को क्या कर लेता है, रेंट पर ले लेता है या फिर लीज़ पर ले लेता है, ठीक। रेंट पर ले लेता है या फिर लीज़ पर ले लेता है और उसका किराया देता रहता है। तो मतलब बिल्डिंग रेंट पर बेचकर उसने क्या कर लिया, रेंट पर ले लिया, उसको कैश की भी पूर्ति हो गई और साथ में उसकी कंपनी को किसी और को नहीं बेचना पड़ा, इसी से वापस में रेंट में ले लिया उसने। आगे चलते हैं। उत्तोलक युक्त पट्टादाता, संपत्ति खरीदने के लिए किसी बैंक लेंडर से लोन लेना। मान लो ये एक व्यक्ति है, ठीक। ये व्यक्ति एक मशीन बेचना चाह रहा है, ठीक है। मशीन बेचना चाह रहा है कितने का, 10 करोड़ का। कितने का बेचना चाह रहा है, 10 करोड़ का। और ये दूसरा व्यक्ति है, इसके पास इतना पैसा नहीं है, नो कैश। ये व्यक्ति क्या करता है, इंडियन बैंक के पास जाता है। ये व्यक्ति इंडियन बैंक के पास जाता है और 10 करोड़ का लोन ले लेता है। 10 करोड़ का लोन लेने के बाद ये मशीन को खरीद लेता है। कौन व्यक्ति, ये व्यक्ति क्या करता है, खरीद लेता है, परचेज कर लेता है। परचेज करने के बाद ये मशीन को रेंट पर दे देता है। कहाँ दे देता है, रेंट पर या फिर लीज पर दे देता है। ये है लेवरेज्ड लीज, ठीक। लीजिंग का वित्तीय मूल्यांकन, पट्टाधारी का दृष्टिकोण, लीजिस पॉइंट ऑफ व्यू। उपयोगकर्ता यह देखता है कि संपत्ति को लोन लेकर खरीदना सस्ता है या लीज लेना। इसके लिए दोनों विकल्पों के लिए कर पश्चात रोकड़ बहिर्वाह के वर्तमान मूल्य की तुलना की जाती है। मान लो एक व्यक्ति को कोई चीज़, मान लो एक व्यक्ति को मशीन लेना है अपने बिजनेस के लिए, ठीक। या इसके पास तो 2 रास्ते हैं, एक रेंट या फिर लीज या फिर परचेज। इस व्यक्ति के पास 2 रास्ते हैं, ठीक। तो ये व्यक्ति क्या करता है, एक्सेल का इस्तेमाल करता है। एक्सेल में कैलकुलेशन करता है कि मुझे रेंट पर लेना चाहिए या फिर वो मशीन खरीद लेनी चाहिए, ठीक। मान लो रेंट पर अगर खरीद लेता है तो उसे 5 साल के लिए लेता है तो उसे 10 करोड़ का पड़ता है, ठीक। 5 साल के लिए अगर रेंट पर लेता है तो उसे 10 करोड़ का पड़ता है। अगर वो ख़रीदता है तो 5 करोड़ का पड़ता है, ठीक। या फिर इसका उल्टा हो सकता है, अगर वो रेंट पर लेता है तो 5 करोड़ का हो सकता है, या फिर वो ख़रीदता है तो 10 करोड़ का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या कर रहा है, अभी कैलकुलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, अभी ख़रीदना सस्ता पड़ रहा है या फिर लीज़ पर लोन लेना सस्ता पड़ रहा है, ठीक। रेंट पर सस्ता पड़ रहा है या फिर ख़रीदने पर पड़ रहा है सस्ता, ठीक। ये किस पर चेक करता है, एक्सेल पर चेक करता है। और जो सस्ता पड़ेगा, जो टैक्स में छूट दे रहा होगा, उसको क्या करेगा, पहली प्रायोरिटी देगा। क्या करेगा, पहली प्रायोरिटी देगा, ठीक। ये होता है जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज़ को लीज पर लेता है या फिर किराए पर लेता है तो उसका दृष्टिकोण ऐसा होता है कि मुझे रेंट पर सस्ता पड़ेगा या फिर ख़रीदने पर सस्ता पड़ेगा। जो सस्ता पड़ रहा होता है पहले उसकी प्रायोरिटी उसकी रहती है, ठीक। आगे चलते हैं। लाभ और सीमाएं, लीज के लाभ और सीमाएं पट्टाधारी के लिए, मतलब क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, देखते हैं। लाभ, शुरुआत में भारी पूंजी नहीं लगानी पड़ती, 100% वित्त पोषण मिल जाता है। पट्टा किराया कर
योग्य लाभ को कम करता है जिससे टैक्स में छूट मिलती है। सीमाएं देख लेते हैं। यह एक महंगी प्रक्रिया है, अंत में संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं होता और उसका कबाड़ मूल्य भी नहीं मिलता। मान लो कोई एक व्यक्ति है, अगर वो कार खरीदना चाहता है, ठीक, अगर वो कार खरीदता है तो उसे 10 लाख में या फिर 20 लाख में पड़ता है। 10 लाख में खरीदता है या फिर 20 लाख में पड़ता है, ठीक। तो वह इकट्ठा पैसा नहीं खर्च करना चाह रहा, तो इसका ये क्या प्रॉफिट हो जाता है, पूंजी नहीं लगानी पड़ती। वो किस पर लेता है, कार को लीज पर लेता है, रेंट पर ले लेता है। तो इसको शुरू में 10 लाख या 20 लाख लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो थोड़ा थोड़ा रेंट देता रहता है और उस कार का यूज़ करता रहता है, जिससे उसको क्या मिलता है, टैक्स में छूट मिलती है। जिससे उसको क्या मिलता है, टैक्स में छूट मिलती है। लेकिन यह क्या है, बहुत ही महंगी प्रक्रिया है। कैसे, आपने इस कार का 5 साल यूज़ किया, यूज़ करने के बाद रेंट में जब आप लेंगे तो उसको वापस भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। जब ये रेंट पर था तो इसको क्या करना पड़ा था, वापस करना पड़ा, ठीक। अब ये रेंट पर है तो ये कार आपकी भी नहीं है, आपकी तो है ही नहीं, आपको इसके वापस ही करना पड़ेगा। आप इसे बेच भी नहीं सकते, लास्ट में इसकी कोई वैल्यू भी नहीं मिलती, आपको मालिकाना हक भी नहीं मिलता, उसका कबाड़ मूल्य भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपने इसको रेंट पर लिया है, ठीक है। तो सबसे महंगी प्रक्रिया होती है लीज पर लेना, ठीक। इसके आगे देख लेते हैं। पट्टादाता लाभ देख लेते हैं। उच्च लाभ, हायर प्रॉफिट अर्जित किया जा सकता है। संपत्ति का मालिक होने के कारण डेप्रिसिएशन जैसे कर लाभ मिलते हैं। सीमाएं देख लेते हैं। तकनीक के पुराने होने का सबसे बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। मान लो ये पट्टादाता ने एक मशीन खरीदी सन 2015 में। सन 2015 में कितने की मशीन खरीदी इसने, 10 करोड़ की। 10 करोड़ की मशीन खरीदी, ठीक। ये 2015 की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। अब ये जो मशीन है इसको कहाँ दे दिया, लीज पर दे दिया, रेंट पर दे दिया। 2015 में ये मशीन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, 10 साल के लिए इसने रेंट पर दे दिया, ठीक है। अब आज से 10 साल बाद 2025 में ये टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, ओल्ड हो जाएगी। मतलब 2015 में ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, 10 साल बाद ये टेक्नोलॉजी, ये जो मशीन की टेक्नोलॉजी है क्या हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, क्योंकि हर 4 साल में न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है। न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है। तो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, ये जो मशीन 10 करोड़ की खरीदी थी तो उससे रेंट भी वसूल नहीं हुआ। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई तो जो व्यक्ति रेंट पर लिया था वो इस न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाएगा। तो पट्टादाता के लिए ये सबसे बड़ा नुकसान होता है, ठीक। उसको रेंट टाइम टू टाइम तो मिलता है, लेकिन आने वाले टाइम में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से उसकी पुरानी जो मशीन है वो किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि हर व्यक्ति क्या सोचता है कि मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये है पट्टादाता का लाभ और सीमाएं। सो थैंक यू, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।